Hello and warm welcome you all. Today is 22nd of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But let us see some ethical terms that we discusses on the daily basis. आज हम मोरल रिलेटिविज्म के बारे में जानेंगे। देखिए, मोरालिटी मतलब क्या होता है? नैतिकता। ये व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है जिसके माध्यम से वो डिसीजन लेता है। अब ये मोरालिटी आपका ऑनेस्टी हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, करेज हो सकता है और भी बहुत सारी प्रिंसिपल्स हो सकती है। लेकिन मोरल रिलेटिविज्म का क्या मतलब हुआ कि जो हम मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी को हम एक्शन में लाने की बात करते हैं, इसका कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स नहीं है। यानी कि आप इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं नाप सकते। इन सिंपल टर्म्स कि जो हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर जगह पर ऑनेस्टी एक ट्रूथफुल प्रिंसिपल के रूप में होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इवन हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, बट देयर कैन बी वेरिएशन जहां पर कुछ कम्युनिटी, कुछ सोसाइटी ऑनेस्टी को वैल्यू नहीं देते होंगे। ये भी हो सकता है, बिकॉज इट कैन डिपेंड ऑन कल्चर टू कल्चर, इट कैन डिपेंड ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी, it can depend on nature of psychology of the people. So that's why morality जो प्रिंसिपल है, इट इज रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में क्या है? देयर इज ए मेल एंड देयर इज ए फीमेल। तो नेचर ने इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाया है कि आपका जो मेल और फीमेल है उसकी ग्रुपिंग्स होती है, ठीक है, एंड दे कंबाइन एंड गिव बर्थ टू न्यू चाइल्ड। बट जिस प्रकार से आज का आप ट्रेंड देख रहे हो, एलजीबीटी कम्युनिटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये सब जो आपके कम्युनिटी है, अब इनके भी राइट्स दिए जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तो नेचर के अगेंस्ट हुआ, लेकिन फिर भी इन्हें राइट्स दी जा रही है। व्हाट डज इट सिग्निफाई? कि आपका कल्चर टू कल्चर डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है। दैट इज योर मोरल रिलेटिविज्म। होप यू अंडरस्टूड। एंड आप अन्य एग्जांपल्स दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस कि आज हमें क्या एडिटोरियल में डिस्कस करना है। तो पहला आर्टिकल आपका रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू द पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम को लगभग 5 साल पहले लाई थी ताकि सर्टेन सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट किया जाए। जैसे आपका स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो भारत में ही प्रोडक्ट्स बनाए। दैट्स व्हाई द एम वाज टू ब्रिंग सच ए स्कीम जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े करे जाते हैं बाय फॉर्मर आरबीआई गवर्नर कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सेकेंड नंबर पर आ गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, बट सबसे बड़ी कमी ये है कि हम असेंबल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। वेरियस कंपोनेंट जो मोबाइल के होते हैं उसको हम बाहर देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर हम उसको असेंबल करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम जो है सेकेंड नंबर पर आ रहे हैं प्रोडक्शन के मामले में। दैट्स द इश्यू, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल आपका जो ब्रिक्स समिट होने वाली है कुछ दिनों में साउथ अफ्रीका में, तो क्या ब्रिक्स मल्टीपोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है? क्या ब्रिक्स का जो आपका एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हेजोमनी है वर्ल्ड में, उसको ये एड्रेस करता है? वी विल डिस्कस दैट। क्या इश्यू है ब्रिक्स में, उन सबको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मूविंग आवर फोकस टू फर्स्ट आर्टिकल दैट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2। तो ये इश्यू क्या है उसको आप सबसे पहले समझिए। अभी कुछ पहले महीने जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, आपने भी सुना होगा इनके बारे में, रघुराम राजन जी, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर, इनके बीच कुछ डिबेट होता है। डिबेट इस ग्राउंड पर होता है कि आपके जो राजन साहब है,
along with two other economists, उन्होंने एक पेपर जारी किया। उसमें ये बात कही गई कि जो आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम है वो बेसिकली जिसका एम है कि हम सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाएंगे, वो एक्चुअली एम फुलफिल हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण उन्होंने बताया कि लेट्स से कि हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पर हम भले ही सेकेंड नंबर पर आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बट एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जो मोबाइल के कंपोनेंट्स है उसको हम विभिन्न देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर हम उसको बस असेंबल कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंड नंबर पर आ गए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि एक तरफ हम एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हम कंपोनेंट्स पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं ऑन इम्पोर्ट्स। तो ये कंसर्न रेज की गई थी इसमें, लेकिन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी प्रमोट हो रही है। तो दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हो गए, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लाई गई थी कि भारत में जो आपके कंपनीज है या फिर फॉरेन कंपनी वो भारत में आए और अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टेब्लिश करे, ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग के आगे अव्वल नंबर पर आ सके। और आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आपका टर्शियरी। जो सेकेंडरी होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, और मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही बड़ा इंग्रेडिएंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि ये बहुत सारे इंडस्ट्री को, बहुत सारे सेक्टर्स को, इवन आपका प्राइमरी सेक्टर को, इवन आपका टर्शरी सेक्टर को बूस्ट करता है। दैट्स वाई ये पिलर कहा जाता है। लेकिन आपको भी पता होगा जब भारत ने आज़ादी पाई तो हमने कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को स्किप कर दिया और हम सर्विसेज में ज़्यादा शिफ्ट हो गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज हम देखते हैं कि हमारे देश में उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हम रिसर्च इनोवेशन नहीं कर पाते। तो ये तो मैंने आपको साइड पॉइंट बताया, बट यहाँ पर आपको क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो मजबूती लाता ही है, बट इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके और भी बहुत सारे सेक्टर्स में इनडायरेक्टली फायदे होते हैं, जिसको आप कैस्केडिंग कहते हैं। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी तो जो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने के बाद लोगों के पास पैसे आएंगे, आमदनी आएंगे, वो खर्च करेंगे और वो इकोनॉमी बूस्ट होगी। दैट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना। हाउएवर इंडिया में क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्री अपने शॉप या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ग्रेट नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें साउथ कोरिया या फिर चाइना या फिर वेस्टर्न कंट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। दूसरा क्या है कि जो भारत की लेबर लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से ब्लॉकेड डालती है मैन्युफैक्चरिंग में, अलॉन्ग विथ द वर्क फोर्स, जो वर्क फोर्स स्किल्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है। एंड अगर वर्क फोर्स आपका स्किल्ड नहीं है तो कंपनीज नहीं आना चाहेंगी, वो दूसरे देश में जाने का प्रयास करेंगे जहां पर ये सब सुविधाएं अवेलेबल है। दैट्स वाई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के लिए हब बन गई है। चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही मिल रहा है, लोगों की स्किलिंग भी अच्छी खासी है। तो ये सब कुछ चुनौतियां बताई गई। एक और बात, थोड़ा सा आपको कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी के बारे में समझना चाहिए। आपने इसको बार बार स्टेटमेंट यूज करते सुना होगा, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको मेंस में आंसर लिखना है तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है ना वो आप ऐड करिए, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। तो ऐसा लगेगा कि हाँ आप जो है कीवर्ड के महाराजा हैं, है ना, अच्छे से आप समझते हैं। तो कैरोट में क्या होता है, आप देखो कैरोट मीठा होता है, आराम से ये इंसेंटिव्स देने का काम करते हैं। जैसे होता है ना किसी को प्रमोट करना हो तो पूरा बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में बोलना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, तो वो होगा कैरोट। लेकिन स्टिक क्या है कि आपका टाइटर एक्शन से लेना। जैसे एग्जांपल बोली जाती है कि जो आपका पीएलआई स्कीम है ये एक प्रकार से कैरोट पॉलिसी है।
कैरोट में क्या है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, प्रमोट कर रही है कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे। लेकिन स्टिक पॉलिसी में क्या है, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए कि अगर आप मटेरियल को इंपोर्ट करोगे, मोबाइल को ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी डिसइंसेंटिवाइज होगी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में, और वो चाहेंगे कि हम जो है इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना दे। तो इस अप्रोच से आपका ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम लाया गया था। तो एक तरफ गवर्नमेंट मनी देती है टू फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर गुड्स है, और ये जो आपका पीएलआई के तहत पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका डिपेंड करता है कि आपने रेवेन्यू क्या जनरेट किया। ये हमेशा याद रखना आपको कि ये डायनेमिक नेचर का है, यानी कि आप जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे, जितना ज़्यादा सेल्स करोगे, उतना ज़्यादा आपको चांसेस है कि इंसेंटिव्स मिलेगा। और ये इंसेंटिव लगभग 5 सालों तक दिए जाएंगे। और ये इंसेंटिव ने स्मार्टफोन सेक्टर में ज़्यादा अट्रैक्शन लाई है। जैसे कुछ डाटा की बात करें, जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट है लगभग आपका $300 मिलियन का हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2018 जब ये स्कीम नहीं लाई गई थी। और फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो बढ़कर ये $11 बिलियन हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, ये तो आप यहाँ डाटा से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, आपका जो हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे वो भी कमी आई है, उसमें भी कमी आई है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करें तो हम $3.6 बिलियन का मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे, और अब जो है हम $1.6 बिलियन का ही इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, भले असेंबलिंग हो रही है हमारे देश में, लेकिन हमारा जो कंज्यूमर बेस है वो इंडिया में ही बने हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है और इंपोर्ट कम हो रही है। लेकिन मिस्टर राजन किस बात पर आर्ग्यू करते हैं, तो मिस्टर राजन का कहना है कि जो इंपोर्ट्स मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स के वो बढ़ी है। भले ही आपके मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट बढ़ी हो, लेकिन उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट जैसे आपका डिस्प्ले स्क्रीन है, कैमरा है, बैटरी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से, इस पीरियड में जो हमने बात की फाइनेंशियल ईयर 2021 टू पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2023, इन कंपोनेंट्स के इंपोर्ट्स बढ़े हैं। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक्चुअली कंपोनेंट्स बना नहीं रहे हैं, कंपोनेंट्स को हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं दूसरे दूसरे देशों से, और फिर यहाँ पर हम सिर्फ असेंबल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे आपका जॉब वास्ट लेवल पर थोड़ी ना क्रिएट होगा। जॉब अगर मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट होनी है तो हर एक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता है, तब तो वो आनंद वाली बात होगी, तब तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हम बस यहाँ पर कंपोनेंट मंगा कर असेंबल कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। भले ही हम इसको मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लेबल करके ही क्यों ना बेचें, लेकिन एक्चुअली हमें इकोनॉमी को रिवाइव करनी है, तो उसके लिए हमें उनके कंपोनेंट्स भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करवाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली कहा जाता है लो लेवल असेंबली वर्क डज नॉट प्रोड्यूस वेल पेइंग जॉब्स, एंड ऑल्सो इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया, जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट विल नॉट स्प्रेड इनटू वेरियस सेक्टर्स एंड डायमेंशंस, लाइक ये आपका उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पाएगा। तो ये सब बातें कही गई। तो कंक्लूजन में क्या है कि जो आपका पीएलआई प्रोग्राम है ये क्या लॉन्ग लास्टिंग जॉब्स क्रिएट कर पाएगा या नहीं क्रिएट कर पाएगा, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर इशू दैट इज रोवरिंग अराउंड आवर कंट्री। तो आने वाले समय में हम देखते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि इट विल टेक टाइम टू कंक्लूड इट्स रिजल्ट, आने वाले समय में इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन मिस्टर राजन साहब का कहना है कि इट इज़ लाइक एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि हम जो इतना खर्च किए पीएलआई स्कीम के ऊपर टैक्स पेयर्स के मनी को, हम अगर इन पैसे को एजुकेशन सिस्टम या फिर अदर सेक्टर्स के लिए खर्च करते तो वो हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिट होता। आप हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम भी समझ पाए कि आपने इस चीज़ को पढ़ा है या नहीं। ये इकोनॉमी का एक अच्छा कंसेप्ट है और प्रीलिम्स में भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये आपका टोटल कंक्लूजन है इस आर्टिकल का। So hope you understood. Now shifting our focus to our next editorial discussion that will be covered under GS paper 2. तो क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट यही है कि अभी भारत
ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के कटघरे में खड़ा है। कैसे? बिकॉज एक तरफ भारत इंटरनेशनल समिट्स कर रहा है, आपने देखा होगा एससीओ समिट भारत में ही हुआ, या फिर G20 समिट जो होने वाला है भारत में। अलोंग विथ भारत कुछ दुविधा में ही है, जैसे वर्ल्ड ओवर जो जियो पॉलिटिकल इशू चल रही है रिलेटेड टू यूक्रेन वॉर या फिर यूएस चाइना कन्फ्लिक्ट। एंड ऑल्सो भारत ये भी चाह रहा है आने वाले समय में कि हमारे जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें पहुंच बढ़े, उसमें हम आगे आए। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जो आपका ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें हमारा रोल इंक्रीज हो। अभी क्या है, किसका रोल है? जो G7 कंट्रीज है, जो आपके यूएस है, उनका ज्यादा रोल होता है, लेकिन भारत इन सब पर फोकस कर रहा है। ऑल्सो ब्रिक्स समिट 2023 अफ्रीका में होने वाला है, एंड इट ऑल्सो विल बी ए स्ट्रेस टेस्ट फॉर इंडियन डिप्लोमेसी कि इंडियन डिप्लोमेसी क्या सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि इस आर्टिकल में ब्रिक्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो कहा जाता है कि जो ब्रिक्स है, वैसे तो एस्पिरेशंस लंबी लंबी देख रहे हैं ये, थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता दें तो जो ब्रिक्स है वो आपका 5 देशों का ग्रुप है। इसमें आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक दूसरे से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन करने का प्रयास करते हैं। तो वही बात की जाती है कि जो एस्पिरेशन इन ग्रुप्स की है वो तो काफ़ी ज़्यादा है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपने रोल को बढ़ाएंगे, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की बात करेंगे। लेकिन ये सारे एस्पिरेशंस ओवर एस्टिमेटेड है। जो आप सपने देख रहे हैं वो एक्चुअली ये सच होने वाले नहीं है। एंड ऑल्सो ये भी आप समझ सकते हो कि इन देशों में उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस नहीं आते हैं, बहुत सारी कंपनियां इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। आप इंडिया की ही बात करो या फिर आप साउथ अफ्रीका की ही बात करो, तो ये सब इश्यू चल रहा है। अब तो चाइना से भी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ द इश्यूज जो चाइना अभी फेस कर रहा है। आप हमें बता सकते हैं क्या चाइना में इश्यू चल रहा है? चाइना भी परेशान है, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रिक्स है ना, जो ऑब्जेक्टिव से क्रिएट हुआ था, लेकिन आज लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिविजनिस्ट एंड रिएक्टिव हो गया है। क्यों? बिकॉज चाइना का डोमिनेंस इस पर है। एंड ऑल्सो क्या ये फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा? तो कहा जाता है कि हाँ कर सकता है, लेकिन कैसे एंड हाउ? तो पहली बात तो ये है कि जो आपका जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप देख रहे हो वर्ल्ड ओवर में, जो मैंने आपको बताया, आपका रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर जो यूएस और चाइना के बीच नज़दीकियाँ घट रही है, और यूएस और आपका रशिया के बीच कन्फ्लिक्ट है, या फिर चाइना और रशिया के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो ये सब आपके जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस। लाइक यूनाइटेड नेशन में आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है सभी देशों का, ठीक है, और वो भी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ब्रिक्स जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कर सकती है। एंड ऑल्सो जो ब्रिक्स है आपका मोर रिप्रेजेंटेटिव है एज कम्पेयर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो 5 परमानेंट मेंबर है जो हमेशा चिपके रहेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिक्स में क्या है कि मेंबर एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और ब्रिक्स जो है वो ब्रॉडर नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, रशिया आपका वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन एशिया, उसके बाद इंडिया आपका पूरा इंडियन ओशियन में एक बड़ा कंट्री है, फिर चाइना आप देख लो, फिर साउथ अफ्रीका। तो ये सब जो है मोर रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोब को एज कम्पेयर टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स और द G7 मेंबर। इसलिए जो भी ये एक्शन लेंगे इसका इम्प्लीकेशंस हमारे इंटरनेशनल सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा होगा, इनका डिसीजन का इम्पैक्ट हो सकता है। तो ग्लोबल गवर्नेंस की यहाँ पर बात की जाती है। जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जब से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद जो गवर्नेंस चल रही है वर्ल्ड ओवर पर, गवर्नेंस मतलब मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड लेवल पर जो आपका कम्युनिटी एक साथ आते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन सब प्रमोट करते हैं, वो सब आपका ग्लोबल गवर्नेंस है। लेकिन ये फेल हुई है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हेजमनी, बिकॉज ऑफ द अनरिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। आज भी आप IMF की बात करो, वर्ल्ड बैंक की बात करो, किसका दबदबा है, ठीक है। तो ये जो है वेस्टर्न ओरिएंटेड ज़्यादा है। दैट्स वाई
जो आपका ग्लोबल गवर्नेंस होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव के रूप में, वो हमें देखने को नहीं मिली। बट जो आपके ये फॉरम्स है लाइक ब्रिक्स या फिर एससीओ, हो सकता है जो इंस्टीट्यूशनल वैकम्स क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अनरिप्रेजेंटेशन, वो इन वैकम्स को फिल अप करेंगे। एंड दैट्स वाई आपका जो 40 कंट्रीज है, 40 देश, उन्होंने इंटरेस्ट जताया है आपके ब्रिक्स को ज्वाइन करने का। तो ब्रिक्स जो है एक्सपेंड होगा, अभी ब्रिक्स में 5 ही देश है, तो ब्रिक्स को एक्सपेंड करने का भी प्लान है। तो अभी एक तरफ आपका ग्लोबल जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है ना, बहुत सारे देश इस आशा में हम किधर जाएं, वेस्ट को सपोर्ट करें या फिर हम रशिया को सपोर्ट करें या चाइना को सपोर्ट करें। काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से असमंजस वाली सिचुएशन है। तो बहुत सारे कंट्री लाइक रीजनल कंट्री या मिडिल पावर्स, वो कुछ ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं कि हम कुछ तो ऐसा करें जो हम इन फोरम्स के नीड्स के आधार पर हम अपने आप को यूटिलाइज कर सके। तो दैट्स वाई आपका ये सब देश अब आकर्षित होने का प्रयास कर रहे हैं, इंटरेस्ट जता रहे हैं कि हम इन ग्रुपिंग्स के साथ जुड़े। हालांकि एक बात यहाँ पर निकल कर आती है कि क्या सच में एससीओ हो या फिर आपका ब्रिक्स हो, ये मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करती है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं करती है। इवन आपका ब्रिक्स ज़्यादा प्रमोट होगा या फिर एससीओ ज़्यादा प्रमोट होगा वर्ल्ड लेवल पर। एससीओ जी और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका 8 मेंबर्स का ग्रुप है। एंड अब ईरान भी इसमें ऐड हो गया, तो टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, इसमें आपका इंडिया भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। तो इवन व्हाट दीज ब्रिक्स और द एससीओ, ये भी आपका डेमोक्रेटिक ग्लोबल लेवल ऑफ गवर्नेंस या फिर मल्टीपोलरिटी की बात करते हैं, उसको भी प्रमोट नहीं करेगा। बिकॉज मल्टीपोलरिटी में हम जानते हैं कि बहुत सारे देश रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर दबदबा किसका रहेगा? आप सोचिए, चाइना का दबदबा ज़्यादा है। इवन व्हाट जो भी कंट्रीज इंक्लूड होंगी ब्रिक्स में, वो भी चाइना के प्रभाव में रहेंगी। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि इवन मेंबर्स एक्सपेंड होते हैं या फिर आपका ये ग्रुपिंग्स है, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस। एंड इवन व्हाट जो मेंबर्स है, इसमें अपने अपने कंपिटिटिंग इंटरेस्ट है, हायरार्की थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो आपका हेजोमेनिक परफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक इनपरफेक्शंस को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर हेजोमेनी, डोमिनेंस ऑफ सिंगल कंट्री का बात हो, वहाँ पर आपका डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नाउ न्यू दिल्ली के लिए क्या डिलेमा है? न्यू दिल्ली के लिए डिलेमा काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज भारत किस अप्रोच पर चलता है? भारत न्यूट्रल स्टैंस को रखना चाहता है। जैसे अभी आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो भारत जो है न्यूट्रल स्टैंस रखे हुए। दैट्स वाई भारत आप देखोगे कि एक तरफ आपका एससीओ या फिर आपका जो ब्रिक्स है उसमें भी सदस्य बनता है, और भारत जो है वो आपका क्वाड का भी सदस्य बनता है। तो चाहता है भारत कि हम एक न्यूट्रल अप्रोच रखें, बैलेंस अप्रोच रखें। लेकिन आने वाले समय में ये जो अप्रोच है वो चैलेंज हो सकती है, और जो वेस्ट है हो सकता है वो सवाल खड़े क्रिएट करे रिगार्डिंग द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स एंड एससीओ वर्सेस रशिया। तो दैट्स वाई एक तरफ भारत क्वाड का भी सदस्य है, भारत G20 का भी सदस्य है, G7 का भी सदस्य है, ब्रिक्स और एससीओ। तो ये कैसे संभव है? तो कहा जाता है इट इज ऑल बिकॉज कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ वो अनडेमोक्रेटिक रहा है, इनइक्विटेबल रहा है। हमने यूएन का एग्जांपल लिया, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का एग्जांपल लिया। आप समझो कि भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक नेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में, फिर भी भारत को परमानेंट सीट नहीं मिली। बिकॉज ऑफ ऑल सच इश्यू भारत तो चाहेगा ना कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट बना रहे, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जिधर सर्व होगा हम उस साइड रहेंगे। दैट्स वाई भारत न्यूट्रल स्टैंस अपनाता है एंड नॉन वेस्टर्न मल्टीलेटरल फॉरम्स में पार्टिसिपेट करता है, सच एज ब्रिक्स एंड एससीओ। एंड ऑल्सो इंडिया डज नॉट बिलीव इन ब्लॉक फॉर्मेशन एंड बट फिर देखो आप कि एक तरफ फिर चाइना का ओवर डोमिनेंस हो जाता है ऑन सच प्लेटफॉर्म, तो भारत क्वाड को भी ज्वाइन कर लेता है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपका न्यूट्रल इंस्टेंस, कि हम एक तरफा डोमिनेंस होने नहीं देंगे किसी को, बैलेंस लेकर चलेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जो आपका एससीओ है या फिर आपका ब्रिक्स है, इसमें आपका चाइना का काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस होने वाला है। और आने वाले में समय में जो आपके कंट्रीज ऐड होंगे लाइक
कंट्रीज, उस पर भी तो चाइना का प्रभाव रहेगा। और चाइना जो है कैसे प्रभाव डालता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस करके, इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस करके। भारत के पास उतना रिसोर्स है क्या? नहीं है। तो दैट्स वाई ये सब ग्रुपिंग जो है वो चाइना को या चाइना के इंटरेस्ट को ज्यादा सर्व करेगा। तो ये सब बातें इसमें की गई है। एंड ऑल्सो अभी इंडिया का पोजीशन कहाँ है? तो इंडिया का पोजीशन है आपका जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन में। जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन आप ऐसे समझो कि ये आपका लाइन है जो आपका मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, और एक तरफ आपका वेस्ट है, एक तरफ ईस्ट है। ठीक है, तो भारत अभी क्या है, इस लाइन पर खड़ा है। भारत चाहता है तो इधर भी चला जाता है यूएस की तरफ, और भारत चाहता है तो रशिया की तरफ भी चला जाता है। तो ये आपका जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन, और जब जरूरत पड़ती है तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। तो एक प्रकार से ये जो अप्रोच है भारत की, ये अप्रोच हो सकता है भारत को एक ब्रिज के रूप में देखा जाए, जो जो डिफरेंसेस है देशों के बीच उसको कम करने में मदद करे। लेकिन ये जो अप्रोच है ये इस बात को भी सिग्नल कर सकता है कि भारत जियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस का विक्टिम भी बन जाए, क्योंकि ये बोला जाएगा ना कि आप तो ना हमारा सपोर्ट करते हो ना उसका सपोर्ट करते हो, आप जो है बीच का रास्ता अपनाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो इस प्रकार की आवाज़ उठाई जा सकती है वेस्ट की तरफ से या फिर आपका जो ईस्ट है। एंड दूसरी तरफ चाइना क्वेश्चन ये है कि जो मल्टीपोलरिटी है कि जब हम बात करते हैं इसमें आपका इक्विटी, इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि सभी देश रिप्रेजेंट हो, जो ग्लोबल साउथ है वो रिप्रेजेंट हो, उनके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ब्रिक्स, इसमें आपका चाइना का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो आपका इंडिया है, हमेशा उसको एक प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करने में और ग्लोबल गवर्नेंस, क्या वो चाइना के राइज को प्रमोट कर रहा है या नहीं? अगर प्रमोट कर रहा है तो हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। और अभी कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स लाइक डी डॉलराइजेशन में क्या है कि हम डॉलर की हेजोमनी को चैलेंज कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम दूसरे दूसरे करेंसी में ट्रेड करें, जैसे रुपीज को भी प्रमोट करने का प्रयास किया गया। तो हो सकता है ये डी डॉलराइजेशन या फिर ये सब जो फॉरम्स है वो चाइना के राइज में ही प्रमोट करने लगे। दैट्स वाई चेक करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया चाइना विल इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेंडेड ब्रिक्स एंड इंडिया, जिनके पास रिसोर्स की अभी कमी है तो वो स्ट्रगल कर सकता है टू मैच विथ चाइना, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प चाइनाज रिवाइवलिस्ट एजेंडा। तो ये सब कुछ बातें बोली गई है। तो कंक्लूजन में क्या है कि इंडिया को नज़र रखनी पड़ेगी कि उसका गोल क्या है, अपने गोल पर फोकस्ड रहना पड़ेगा। लाइक रिप्रेजेंटेटिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस जो भारत प्रमोट करना चाहता है उसके तो प्रमोट करे, साथ ही साथ ये भी देखे कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित ना होने दे। दूसरी तरफ क्या है, जो चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए भारत भी स्टेप उठाएगा, उठा भी रहा है, तो ये सही है। लेकिन ये भी ना हो कि हम अन्य कंट्रीज को एलियनेट कर दे। जैसे ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज है जो हमें चाहते हैं, हम उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते, तो ऐसा ना हो कि हमारे कुछ एक्शन ऐसे हो जाएं जो इनके इंटरेस्ट को डाइवर्ट कर दे और फिर ये हमसे दूर हो जाए। क्योंकि हमसे दूर होने का मतलब ये है कि चाइना से वो नज़दीक हो जाएंगे। तो जो जियो पॉलिटिकल प्रिडिक्टमेंट है दैट पोजेज बिफोर न्यू दिल्ली इज हार्डली एन इजी वन टू नेविगेट, यानी कि अभी जो रास्ते हैं भारत के वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ ऑल द ग्लोबल इश्यूज दैट वी आर सीइंग। तो ये आपका पूरा आर्टिकल हमने आज डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड इन ग्रेट डिटेल। चीज़ें अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।